हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय भांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट का टॉपिक स्थैतिक एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र। स्थैतिक या स्थिर अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक स्थैतिकी, तीनों नाम एक ही है। इसका मतलब है कि हम स्थैतिक अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी ले रहे हैं या स्थिर अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अर्थशास्त्र में स्थैतिकी शब्द का मतलब ऐसी अवस्था से होता है जिसमें गति तो होती है पर गति की दर समान ही रहती है। अर्थात अर्थव्यवस्था की गति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता और संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक निश्चित एवं नियमित गति से चलती रहती है। समय तत्व से हमेशा अप्रभावित रहने के कारण उसमें उतार चढ़ाव, अनिश्चितता और झटके नहीं आते हैं। यदि हम विद्वानों के अनुसार परिभाषा की बात करें तो हेरोड के अनुसार एक स्थैतिकी संतुलन का अर्थ विश्राम की अवस्था से नहीं बल्कि उस अवस्था से है जिसमें दिन प्रतिदिन तथा वर्ष प्रतिवर्ष कार्य निरंतर हो रहा है परंतु उसमें वृद्धि या कमी नहीं हो पा रही है। इस सक्रिय किंतु अपरिवर्तनशील प्रक्रिया को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी कि अगर हम अंकों के अंदर बात करें तो हर साल अगर 5% की दर से वृद्धि होती है और एक समान दर होती है, 5-5-5 हर साल होती है, तो ये समान दर जो है इसके अनुसार अगर वृद्धि हो रही है, गति तो है इसमें लेकिन गति की दर जो है वो समान है, तो हम ये कहेंगे कि ये स्थैतिक अर्थशास्त्र है। स्थैतिक अर्थशास्त्र के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक होता है: रुचि, साधनों एवं तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं हो। यानी कि रुचि में परिवर्तन न हो, साधनों में परिवर्तन न हो और तकनीक में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे स्थैतिक अर्थशास्त्र है। और प्रोफेसर क्लार्क कहते हैं कि स्थिर अर्थव्यवस्था में जनसंख्या, पूंजी, उत्पादन की रीतियाँ, व्यक्तिगत कारखानों के स्वरूप, मानवीय आवश्यकताएं स्थिर एवं अपरिवर्तनशील रहती हैं। अर्थशास्त्र के विद्वान प्रोफेसर मार्शल ने स्थिरता की अवस्था में 5 लक्षणों के बारे में जानकारी दी है, जिसमें जनसंख्या और धन में वृद्धि, दोनों में वृद्धि की दर में समानता, भूमि की पर्याप्तता, उत्पादन विधियों एवं दशाओं में बहुत कम परिवर्तन तथा व्यक्तिगत व्यवहार में स्थिरता। यदि इसके अनुसार इस सक्रिय किंतु अपरिवर्तनशील प्रक्रिया को हम स्थैतिक अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं। स्थैतिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं: साम्य विश्लेषण का आधार। स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध किसी क्षण या समय विशेष पर आर्थिक तत्वों के संतुलन की अंतिम स्थिति का अध्ययन करना होता है। अतः यहाँ पर साम्य स्थितिकी विश्लेषण का आधार होता है। यानी कौन सा बिंदु है जहाँ पे दोनों चीजें समान होती है उसका हम विश्लेषण करेंगे। मांग और पूर्ति के संदर्भ में, निवेश और आय के संदर्भ में, बचत और उपभोग के संदर्भ में कहाँ साम्य विश्लेषण है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। एक सक्रिय किंतु अपरिवर्तनशील अर्थव्यवस्था। स्थैतिकी अर्थव्यवस्था एक सक्रिय किंतु अपरिवर्तनशील अर्थव्यवस्था होती है। स्थैतिकी अर्थशास्त्र का अभिप्राय गतिहीन अर्थव्यवस्था से नहीं होता वरन यह एक सक्रिय अर्थव्यवस्था होती है जिसमें दिन प्रतिदिन एवं वर्ष प्रतिवर्ष आर्थिक क्रियाओं में समान गति से नियमित एवं शांतिपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। यह एक समय रहित धारणा
आर्थिक स्थितिकी एक समय रहित धारणा है। स्थितिकी आर्थिक विश्लेषण में समय तत्व की उपेक्षा की जाती है, यानी कि इसमें किसी तरह की तिथिकरण यानी डेटिंग नहीं होती है और इसकी आवश्यकता भी नहीं रहती। यह तो किसी क्षण या समय विशेष में आर्थिक तत्वों के एक साथ साम्य अवस्था का विश्लेषण करती है। स्थितिकी का संबंध अंतिम स्थिति से होता है, परिवर्तन की प्रक्रिया से नहीं। सबसे बड़ी बात है ये इसकी कि हम यहाँ पे साम्य विश्लेषण बताते हैं, वह अंतिम होता है। हम नहीं बता पाते, इसके अंदर हम यह अध्ययन नहीं करते कि परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है। स्थितिकी अर्थशास्त्र के प्रकार। व्यष्टि स्थितिकी, व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, समष्टि स्थितिकी, समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी। 4 तरह के प्रकार होते हैं इसमें। इनके बारे में चित्रों के माध्यम से हम समझेंगे। पहला हमारा है व्यष्टि स्थितिकी। यह व्यष्टि स्थितिकी आर्थिक मॉडल के विभिन्न आर्थिक चरों के परस्पर संबंधों से किसी समय विशेष या क्षण में संतुलन अवस्था का विश्लेषण करती है। इसके अंतर्गत एक समय बिंदु पर मांग एवं पूर्ति के दिए हुए फलन से जो कीमत निर्धारित होती है वह हमेशा बनी रहती है। अगर मांग एवं पूर्ति फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो, यानी स्थिर अवस्था रहती है, किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं वह अवस्था लंबे समय तक बनी रहती है। यहाँ हम यह मान करके चलते हैं कि जो मांग है वह कीमत का फलन है और पूर्ति है वह भी कीमत का फलन है। जब मांग और पूर्ति कीमत का फलन होती है तो मांग बराबर पूर्ति होता है। इसमें चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि एस एस जो है वह हमारी पूर्ति रेखा होती है और डी डी हमारी मांग रेखा होती है। यहाँ पर साम्य बिंदु जो है ई पॉइंट पर बन रहा है और इस ई पॉइंट पर साम्य बिंदु बनने पर कीमत किसी वस्तु की जो है वो OP होगी और वस्तु की मांग एवं पूर्ति OQ होगी। चित्र में देख लीजिए आप, जो हमारा चित्र दिया गया है उसमें OX और OY 2 अक्षर दिए गए हैं और इनके अंदर हमने मांग और पूर्ति के बारे में जानकारी देनी है। DD रेखा हमारी डिमांड कर्व है, डिमांड रेखा है हमारी। SS रेखा हमारी सप्लाई कर्व है, पूर्ति रेखा है हमारी। साम्य बिंदु है जहाँ पे ये दोनों क्रॉस हो रही हैं ई पॉइंट पे, और ई पॉइंट हमें ये बताता है कि यह एक साम्य बिंदु है और इस साम्य बिंदु की अवस्था पर कीमत उस वस्तु की P होगी, यानी OP कीमत उस वस्तु की होगी और OP कीमत पर वह वस्तु बाजार के अंदर कितनी मांगी जाएगी, कितनी पूर्ति की जाएगी, वह मात्रा होगी OQ। यह हमारी व्यष्टि स्थिति की संतुलन यानी साम्य हमारा जो है माइक्रोस्टैटिक का है। दूसरा हमारा साम्य जो है व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति की विश्लेषण का है। इस साम्य को हम इस प्रकार से अध्ययन करते हैं कि यह व्यष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें विभिन्न समय बिंदुओं पर व्यष्टि मात्राओं के पारस्परिक संबंधों से स्थापित विभिन्न साम्य स्थितियों की तुलना की जाती है। वहाँ हमने सिर्फ एक डिमांड रेखा देखी, यहाँ हम 2 तरह की डिमांड रेखा देखेंगे और उनमें तुलनात्मक हम संबंध की अध्ययन करेंगे। इसमें हम एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर जाते हैं, अर्थात
इसमें दो संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जा सकती है। दो संतुलन या दो दशाओं की तुलना पर आधारित होने के कारण इसे तुलनात्मक स्थितिकी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी मांग जो है कीमत का फलन होती है और पूर्ति भी कीमत का फलन होती है। और मांग और पूर्ति दोनों जब कीमत का फलन होता है तो मांग बराबर पूर्ति होता है। यहाँ हम एक साम्य बिंदु से दूसरे साम्य बिंदु पर जब जा रहे होते हैं तो हमारी जो D1 रेखा है उसको हम D1 रेखा को डी रेखा से अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ हम कहेंगे कि जब डी हमारी डिमांड रेखा है, D1 हमारी नई डिमांड रेखा है और पूर्ति जो है हमारी एस है। ऐसी स्थिति के अंदर जब हम साम्य बिंदु हमारा होगा ई बिंदु पे होगा और ई बिंदु से E1 पे अगर हम जाते हैं, ई बिंदु से E1 की ओर परिवर्तन अगर हम करते हैं तो हमारी नई जो डिमांड रेखा होगी वह D1 होगी। यहाँ पर कीमत में भी परिवर्तन आ जाएगा और कीमत जो है हमारी P से P1 की ओर अग्रसर हो जाएगी। जब कीमत में परिवर्तन आता है तो मांग और पूर्ति की अवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारी Q, जो हमारी डिमांड या पूर्ति है, वहां से हम सरक कर आगे की ओर बढ़ जाते हैं और वह हमारी Q1 रेखा पे आ जाता है। साम्य बिंदु हमारा Q1 हो जाता है। E1 Q1 जब साम्य बिंदु हो जाता है तो वहां हमारी कीमत रेखा जो होगी OP1 होगी। यानी जब हम एक से दूसरी स्थिति की ओर परिवर्तन होते हैं, दोनों स्थितियों के बीच में अगर हम अध्ययन करते हैं तो ऐसी स्थिति को हम व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी विश्लेषण कहते हैं। इसी का अगला बिंदु है हमारा समष्टि स्थितिकी। यह समष्टि विश्लेषण की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। यह संतुलन स्थापना के कारण एवं प्रक्रियाओं पर ध्यान नहीं देकर के केवल अंतिम संतुलन अवस्था का अध्ययन करती है। यहाँ हम जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय जो होती है वह कुल उपभोग और कुल विनियोग व्यय के बराबर होती है। यानी Y बराबर C प्लस I होता है। कुल राष्ट्रीय आय जो है हमारी वह क्या होती है? कुल उपभोग व्यय और कुल विनियोग व्यय के बराबर होती है। रेखा चित्र में अगर हम देखते हैं तो यह हमारी आय रेखा बिल्कुल सीधी बढ़ती होती है 45 डिग्री के कोण पे। Y बराबर C प्लस I यानी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का योग जो है हमारी टोटल राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। इस स्थिति की विश्लेषण के अंतर्गत हम देखते हैं कि अंतिम बिंदु के बारे में जानकारी दी जाती है। कंजम्पशन जो है हमारा, और कंजम्पशन के बाद में अगर उसमें हम इन्वेस्टमेंट अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी नई रेखा बन जाती है C प्लस I। और अगर इन दोनों को जोड़ा जाता है, राष्ट्रीय आय अगर हमारी देखी जाती है उसमें जो परिवर्तन अगर हमारा होता है तो वो डेल्टा चेंजेस I हो जाएगा और कंजप्शन का जो योग होगा वो C हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर कुल मांग और कुल पूर्ति जो है हमारी, इसका साम्य कुल उपभोग और कुल निवेश की स्थिति के अंदर ई बिंदु पे होगा। यानी कि जो हमारा साम्य का बिंदु होगा वह ई बिंदु होगा। रेखा हमें ये बताती है कि कुल पूर्ति फलन जो है वह 45 डिग्री के कोण पे होता है, जो कि हम राष्ट्रीय आय के बारे में जान रहे हैं। और दोनों एक दूसरे को
ई बिंदु पे काटते हैं तो उसे ओ वाई जो है हमारी, वो क्या होगी, राष्ट्रीय आय होगी। क्योंकि यहाँ हम समष्टि यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कर रहे हैं, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए हम उसको राष्ट्रीय आय के माध्यम से जानते हैं, और कुल मांग और पूर्ति का विश्लेषण भी उसी के अनुसार हम करते हैं। परंतु जब समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी का अध्ययन किया जाता है तो यहाँ चित्र के अंदर हम देखेंगे कि C+I, जैसा कि हमने पिछली बार देखा, पिछले चित्र में देखा, वहाँ पे हमने क्या देखा और क्या जाना कि C+I जिस जगह पे कुल राष्ट्रीय आय से कट रही है वो हमारा ई बिंदु होता है। यहाँ तुलनात्मक स्थितिकी का अध्ययन कर रहे हैं हम इस चित्र के माध्यम से, तो ई से E1 पर जाने के लिए जो चेंजेस हमारे हो रहे हैं, जो डेल्टा इन्वेस्टमेंट में चेंजेस जो हो रहे हैं, उनके बारे में हम विश्लेषण करते हैं, उनके माध्यम से हम साम्य बिंदु के बारे में जानकारी लेते हैं। यह समष्टि विश्लेषण की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत समष्टि चरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्थापित दो अलग अलग संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। चित्र के माध्यम से अगर हम देखें तो C+I जो कि हमारी पहली रेखा है, यह समस्त मांग रेखा है और दोनों के प्रारंभिक संतुलन बिंदु E पर हैं, और ऐसी स्थिति पर राष्ट्रीय आय हमारी OY है। किंतु समस्त पूर्ति फलन यदि यथावत रहता है तो समस्त मांग फलन विनियोग व्यय में वृद्धि के कारण C+I प्लस डेल्टा चेंजेस इन आई, यानी इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना हमने चेंज किया है उसको शामिल करते हुए हमारी नई रेखा जो बनेगी C+I प्लस डेल्टा चेंजेस इन आई, यानी इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, उसमें जो परिवर्तन होता है तो हमारी राष्ट्रीय आय की साम्य बिंदु जहाँ पे कट रहा है, कहाँ पे कट रहा है, E1 पे कट रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारी राष्ट्रीय आय होगी वो OY से बढ़ जाएगी, OY से बढ़ करके OYT हो जाएगी, और ऐसी स्थिति के अंदर चेंजेस जो आएंगे डेल्टा वाई में वो E1 बिंदु पे शामिल करते हुए आएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि दो संतुलन अवस्थाओं की राष्ट्रीय आय की तुलनात्मक विश्लेषण समष्टि तुलनात्मक विश्लेषण की साम्य अवस्था की विश्लेषण सामग्री है। एक समय का यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल साम्य अवस्था के बारे में जानकारी दी जाती है।